नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जहां पर पहली पाली में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा खत्म हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी, दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी दूसरी पाली में परीक्षा। 4.25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में हैं शामिल। 73 जिलों में 1089 परीक्षा केंद्र है। नकल रोकने के लिए हर केंद्र पर सीसीटीवी लगाई गई है। परीक्षा की वेब कास्टिंग, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बीएड प्रवेश परीक्षा की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एक बड़ी परीक्षा यहां पर की जा रही है बीएड को लेकर। पहली पाली में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा अब खत्म हो चुकी है, जिसका समय 9 से 12 था। अब 12 बज चुके हैं और एग्जाम खत्म हो चुका है। वही दोपहर 2 से लेकर 5 बजे तक दूसरी पाली में एग्जाम होंगे। 4.25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं। 73 जिलों में 1089 परीक्षा केंद्र हैं जहां पर ये एग्जाम हो रहे हैं। नकल रोकने के लिए सभी सेंटरों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं और ऐसे में 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां जहां पर ये एग्जाम हो रहे हैं। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी ओर वाराणसी की, तीसरी ओर बाराबंकी, चौथी कासगंज की, 5वीं मेरठ की और 6ठी तस्वीर हमीरपुर की है। आप देखिए किस तरीके से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग अभी पालन कराया जा रहा है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए खुर्रम, बड़ी परीक्षा हो रही है, ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि लगभग 2.5 महीने हो चुके इस महामारी को देखते हुए सारे इस एग्जाम को स्थगित कर दिया गया था। लेकिन महामारी के बीच में भी एक बड़ा एग्जाम यहां पर लिया जा रहा है, वो भी बीएड का। किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज किया गया है? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 10 दिन के अंदर आपके तो बेड तो उतने ही हैं। पहले स्टेशन के सामने किस तरीके से बीएड की प्रवेश परीक्षा थी उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, करवाया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज था। सोशल डिस्टेंसिंग देखना था, सैनिटाइजेशन देखना था, तमाम चीज़ें थी। ऊपर से लॉकडाउन है, साप्ताहिक लॉकडाउन। तो प्रशासन ने सबसे पहले तो यही कहा कि आज जो ढील दी गई ओला, उबर और जो अन्य साधन थे ट्रेवलिंग के, उसको उसमें छूट दी गई। कहा गया जिनके पास अगर एडमिट कार्ड है तो उनको जाने की इजाज़त होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग को दिक्कत हुई यहाँ पहुँचने में। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर निकलेंगे और फिलहाल कुछ लोग हमारा मौजूद हैं जो अपने साथ लेकर आए, उनसे हम बात करेंगे। आप एग्जाम दिलाना है, कहाँ से आप आए हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। तो कैसे आराम से आगे कैसे आए आप यहाँ पर? बाई ओन कन्वेंस, अपने कन्वेंस से आया हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई फिर। अरे कोरोना काल चल रहा है, इसमें क्या दिक्कत थी आप लोग के सामने? नहीं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल के तहत मतलब लॉकडाउन लगा हुआ है, तो थोड़ा बहुत खाने पीने की समस्या है। बाकी एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो रहा है। लोग मतलब जो है सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन भी अच्छे से हो रहा है। एक साहब और उनसे पूछेंगे, आप कहाँ से आए हैं? इन्हीं के साथ में ही है। अच्छा, आप इन्हीं साथ आए जी। तो अपने साधन से आप लोग आए हैं? हाँ, हम लोग अपने साधन से आए। तो कोई दिक्कत वगैरह हुई? कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, तमाम तरीके की कोई डर था, खौफ था आपके ज़हन में जब आप लोग सुबह चले हैं? ऐसा सबको लग रहा था कि किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। एग्ज़ाम में भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुई है। हाँ, थोड़ी बहुत खाने पीने की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ठीक है। अपनी तरीके से हम लोग अपनी व्यवस्था से आए हुए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ है कि अपना साधन इनके पास था, वो तो आ गया, लेकिन इनके पास साधन नहीं था, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिर भी लोग आ गए क्योंकि ऐसा एग्जाम था जिसकी वजह से लोग को आना था। आप देख सकते हैं, अभी आप नज़ारा दिखाएंगे आपको। आप देख किस तरह से लोग इकट्ठा वहाँ पर हो रहे हैं। तो ये साफ बताता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी वो उतना ज़्यादा नहीं दिख रही। यहाँ पर आप देखिए, पुलिस हालांकि मौजूद है, उनको बता रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोग का इधर जमघट लग गया है दरवाजे पर। जो मेन गेट है नेशनल पीजी कॉलेज का, वहाँ पर लग गया है ताकि वहाँ पर जो उनके लोग निकले बाहर तो उसको लेकर जा सके। तो ये बताता है कि सरकार चाहे जो करे, लेकिन जो आम जनता है उसको थोड़ा बहुत समझना जरूर पड़ेगा, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, निकल सकते थे बाहर, लेकिन उसके बावजूद तो जिस तरह से आप देखिए जमघट लगा है, तो एक बड़ा नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग जो बात थी, यही कुछ लोगों ने सुबह ही बात आई थी कि जो सुबह जब परीक्षार्थी अंदर जा रहे थे तो उतना ज़्यादा पालन नहीं हो पाया। तो ये दिक्कत है। अभी जब लड़के बाहर निकलेंगे, अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे, तब का क्या नज़ारा होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में जालौन में पुलिस की पिटाई से आहत लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पूरा मामला उरईनगर इलाके का है, जहां मोबाइल की दुकान पर कुछ लड़कों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दुकानदार ने पुलिस को फोन किया और उल्टा लड़कियों को ही चोरी के शक के आधार पर अंदर करवा दिया। परिजनों के मुताबिक पुलिस कर्मियों ने रिश्वत लेकर लड़कों को दंडित करने की जगह लड़कियों को ही लॉकअप में बंद करा दिया।
अमानवीय व्यवहार किया और 10,000 रुपए रिश्वत लेकर लड़कियों को छोड़ा, जिससे आहत होकर लड़की ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या करने के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने कोतवाली पहुंचकर हंगामा काटा। परिजनों ने दोषी पुलिस कर्मियों और आरोपी लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने है, कोतवाली के सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो परिवार मौके पर पहुंचा हुआ है और जमकर हंगामा यहां पर काटा जा रहा है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ा है और ऐसे में दुकानदार ने जब पुलिस वालों को फोन किया तो पुलिस वाले जब वहां पर पहुंचे तो चोरी के आरोप में लड़कियों को ही जेल पहुंचा दिया गया और फिर लड़कियों के घर वालों से 10,000 रुपए लिए गए और फिर उसे छोड़ दिया गया, जिसके आहत होकर लड़की ने अपने घर पर पहुंचकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जिसके बाद तमाम परिवार वाले कोतवाली पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। थाना क्षेत्र के कस्बा रामनगर की एक लड़की द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है और उसके पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं और सभी तथ्यों की जांच करने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मेरी लड़की ने मैं कैसे माना कैसे लाया नहीं सुनाया मेरी लड़की ने मैं कैसे माना कैसे लाया नहीं सुनाया मेरी लड़की ने मैं कैसे माना वो लगातार यहाँ पर की और ये लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, लेकिन दुकानदार ने जब पुलिसकर्मियों को बुलाया, पुलिस वालों को इस पूरे मामले की सूचना दी तो लड़की को चोरी के आरोप में जेल भिजवा दिया गया। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ परवीन द्विवेदी जुड़े हुए हैं। परवीन, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार यहाँ पर किया गया है। सचिव बताया जाए जब चलो कल जो लड़की जो थी वो मोबाइल की दुकान पर मोबाइल लेने गई थी, तो दुकानदार ने चोरी का आरोप लगाकर और पुलिस बुला दी। पुलिस ने वहां पहुंचा तो रात को थाने ले गया। थाने में उनके साथ मारपीट की गई। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उन लड़कियों को छोड़ने के लिए पुलिस ने 10,000 रुपए लिए और जिससे मानसिक क्षुब्ध होकर एक लड़की ने उसमें आत्महत्या कर ली। हालांकि परिजनों ने जो है एप्लीकेशन दी है थाने में और पुलिस जो है उसमें जांच में जुटी है और जल्द ही मुकदमा पंजीकृत होगा। जी, लेकिन प्रवीण, मेरा सवाल एक और ये है कि पुलिस की कार्यशैली पर लगातार कई सवाल खड़े किए जाते हैं और एक बार फिर से ये सामने आ चुका है कि पुलिसकर्मी किस तरीके से यहाँ पर बेफिक्र होकर लगातार ऐसे ही कारनामे करते जाते हैं। लेकिन अभी मैंने सुना कि कार्रवाई करने की यहाँ पर बात कही जा रही है। अभी तक कार्रवाई सिर्फ की जा रही है या फिर खानापूर्ति की गई है? ये हमेशा रहा है कि जो पुलिस है जो अपने जो है अपना बचाव करती है और उसी तरीके से ये इस केस में भी यही हो रहा है कि पुलिस लगातार बचाव में लगी हुई है। हो सकता है किसी माध्यम से इसका बचाव हो जाए, जो जिस पुलिसकर्मी जो दरोगा ने मारपीट की है उसका बचाव हो जाए, लेकिन परिजन जो है डटे हुए हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की, क्या बिल्कुल कारण है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रवीण। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में कानपुर से एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बड़ी और अहम जानकारी कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि बिकरू कांड में एक बड़ा खुलासा एक बार फिर से हुआ है। विकास दुबे के भाई ने खरीदी थी सेमी ऑटोमेटिक राइफल। दीपक दुबे ने नेशनल गन हाउस से खरीदी थी राइफल। बड़ी और अहम जानकारी, दीपक दुबे ने साल 2010 में खरीदी थी राइफल। 2 जुलाई की रात इसी राइफल से चली थी गोलियां। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें विक्रकांड में एक बड़ा खुलासा आज हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी, विकास दुबे के भाई ने खरीद रखी थी सेमी ऑटोमेटिक
राइफल। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राहुल, एक बार फिर से एक नया खुलासा बिकरू कांड में हुआ है, जहां पर विकास दुबे के भाई ने राइफल खरीद कर रखी थी। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी, निश्चित तौर पे कुख्यात विकास दुबे का भाई दीपक दुबे, इसने सेमी जो ऑटोमेटिक राइफल होती है वो खरीद रखी थी। ये राइफल आम आदमी के लिए नहीं होती, ये बैन होती है, क्योंकि जो भी गन हाउस वाले इस राइफल को रखते हैं उसको राज्यपाल की परमिशन लेनी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं 2010 में ये राइफल दीपक के पास थी, खरीदी गई थी। जो दुकान है वो नेशनल गन हाउस है, मेस्टन रोड कानपुर में, वहां से ली गई थी। अब जो भी इस मामले में पूरे जांच कर रहे हैं एसटीएफ के अधिकारी, उनके रडार में अब जो दुकान मालिक है, नेशनल गन हाउस का मालिक है, उससे भी अब पूछताछ शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं जो ऑटोमेटिक राइफल है वो विकास दुबे को कैसे मिली, क्योंकि 2 जुलाई की रात को इस राइफल से भी फायर किए गए थे। जी बिल्कुल, ऐसे में यही सवाल बड़ा खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से विकास दुबे के ऊपर किसका हाथ था, क्योंकि लगातार संरक्षण मिलता गया विकास दुबे को और उसके बाद ही ये ऑटोमेटिक राइफल जो है उसके पास पहुंची। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं संरक्षण तो पूरी तरीके से था, इसको नकारा नहीं जा सकता। चाहे वो पुलिस का संरक्षण रहा हो, चाहे वो खादी का हो, चाहे खाकी का हो, दोनों का संरक्षण विकास दुबे को भरपूर मिलता था, जिसकी वजह से बिकरू गांव का वो अपने को बेताज बादशाह मानता था। लेकिन जिस तरीके से 2 और 3 जुलाई को उसने उत्तर प्रदेश के 8 पुलिसकर्मियों को, डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा, तब विकास दुबे का खाका खींचा और उसके बाद से उसको इनकाउंटर में मार गिराया गया। लेकिन उसके बाद से लगातार इस तरीके के चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में हापुड़ में महज 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अपहरण के बाद दरिंदगी की गई थी। मासूम को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मासूम का एक ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टरों का यह कहना है कि अभी 24 से 48 घंटे बच्चे को होश में आने में लगेंगे। मामले में अब महिला आयोग भी सक्रिय हो गया है। सदस्य राखी त्यागी ने मेरठ मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर मासूम बच्ची के परिजनों से बातचीत की और उनका हाल जाना। उन्होंने कहा कि इस जघन्य अपराध में जो भी दोषी है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर प्रशासन तमाम पुलिसकर्मियों की तरफ से भी अगर लेट लतीफी की जा रही है तो उसकी भी रिपोर्ट तलब की जाएगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अवनीश काशला भी मेडिकल अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। तो मेरठ की तस्वीरें, 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई, जिसके बाद उसका पहला ऑपरेशन हो चुका है और अब खबरें ये सामने आ रही हैं कि 24 से 48 घंटे और लगेंगे उस बच्ची के होश आने में। और इस बीच राखी त्यागी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। जो दरिंदी बच्ची के साथ में हुई है, जैसे भी हुई है, क्या हुई है, वो पूरा विषय संज्ञान में ले लिया जाएगा। पहले प्रार्थना ये है कि बच्ची ठीक हो, इसका इलाज सही हो। पहले तो ऊपर वाले से यही प्रार्थना हम करेंगे। और जो भी मेहमान बने हैं, जिसने भी ये घटना करी है, उसे हम छोड़ेंगे। और इसी बीच हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से मेरठ में ये तमाम दरिंदगी जो है वो देखने को मिली, एक मासूम बच्ची जिसके साथ दरिंदगी की गई और अभी तक आरोपी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मामला है वो गढ़मुक्तेश्वर के एक गांव का है और गुरुवार की ये घटना बताई जा रही है। वाकई इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है। 6 साल की मासूम बच्ची का गढ़मुक्तेश्वर के गांव में घर के बाहर से अपहरण करना और उसके साथ दुष्कर्म करना और उसके बाद उसको जंगल में फेंक कर चले जाना। आप खुद सोचिए कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये घटना है। हर तरफ इस घटना की निंदा हो रही है और कहीं ना कहीं जो लड़कियों के बच्चियों के परिजन हैं वो कहीं ना कहीं डरे और सहमे हैं कि कहीं उनकी बच्ची के साथ ऐसा ना हो जाए। देखिए, मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से जिस दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दिया उसके खिलाफ वाकई कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई होने की जरूरत है। इस मामले में 8 टीमें
गठित की गई हैं। जो गढ़मुक्तेश्वर जो पुलिस है वो भी लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। फिलहाल इस बच्चे की तबीयत बिगड़ने के बाद इसको मेडिकल में भर्ती करा गया था। राखी त्यागी को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा है कि जो हैवानियत की है, जो दरिंदगी की है, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बच्ची का एक ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने साफ कहा कि अभी बच्ची की जो हालत है वो क्रिटिकल है, क्योंकि बड़ी बुरी तरीके से सरकार तो कई दावे करती है। इसी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में बैठती हैं तो कई दावे करती हैं। ये कहती हैं कि हम महिलाओं की करेंगे सुरक्षा, इसी के साथ साथ तमाम व्यवस्थाएं उन्हें दी जाएंगी। लेकिन आज जब वो बदमाश ऐसी हरकतें कर भागने में सफल हो चुका है, अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हाँ बिल्कुल, देखिए, पहले घटना को अंजाम देना, और इस घटना को 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, गुरुवार की ये घटना है, लेकिन आज तक जो मेन आरोपी है वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। 8 टीमें जरूर गठित की गई हैं और पुलिस जल्द से जल्द उसके आरोपी की गिरफ्तारी की बात कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि क्या योगी राज में इस तरीके से बच्ची के साथ हैवानियत करने की कोई सोच सकता है? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को और सख्त होना पड़ेगा, सरकार को और ज्यादा सख्ती बरतनी पड़ेगी, ताकि आगे किसी और बच्चे के साथ इस तरह की घटना ना हो। देखिए, फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं या राखी त्यागी हैं या कांग्रेस के नेता हैं या समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सब लोग बच्ची के परिजन से मिलने मेडिकल जा रहे हैं और सब सिर्फ एक ही बात की ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि जैसे भी हो, फिलहाल जो बच्ची है उसकी जान बच जाए और उसके बाद जो दूसरी कार्रवाई आरोपी के खिलाफ है वो की जाए। बच्ची के परिजन डरे हैं, सहमे हैं, बात करते वक्त उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, रो पड़ते हैं, पूरी तरीके से बात बताने को तैयार नहीं है और भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में गुस्सा और डर भी है और वो लोग ये चाहते हैं कि जिसने इस 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की है उसके खिलाफ क्या पुलिस सख्त एक्शन करेगी। देखिए, देवी का रूप माना जाता है बच्चियों को, लोग अपने यहाँ पर नवरात्रों की अगर हम बात करें तो नवरात्रों में बच्चों को जिमाया जाता है। एक 6 साल की मासूम बच्ची देखकर बच्ची पर दया भी आती है, लेकिन जिस तरीके से इस हैवान ने 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ना तो कानून का खौफ दिखा, ना योगी राज का डर दिखा। और जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और ऐसे में लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 1 लाख का इनामी बदमाश जो है वो अब ढेर हो चुका है। बड़ी सफलता मिली है यूपी एसटीएफ की टीम को। एसटीएफ ने हनुमान पांडे को ढेर कर दिया है। मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर था हनुमान पांडे। ये बड़ी और अहम जानकारी, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में था आरोपी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरीके से यूपी की एसटीएफ टीम को एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। 1 लाख का इनामी बदमाश अब ढेर हो चुका है। यूपी एसटीएफ ने हनुमान पांडे को किया ढेर। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर था हनुमान पांडे। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में था आरोपी। ये बड़ी और अहम जानकारी। मुन्ना बजरंगी का करीबी था हनुमान पांडे, लेकिन यूपी की एसटीएफ टीम ने एक बार फिर से कामयाबी हासिल की है और यह साबित किया कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बदमाश बदमाशी करेगा, दबंग अपनी दबंगई को दिखाएगा, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस या फिर एसटीएफ की टीम शांत नहीं बैठेगी और कार्रवाई करेगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी कार में हनुमान पांडे को ढेर किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार तस्वीरों के साथ ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। लखनऊ से 1 लाख का इनामी बदमाश जो है वो ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने हनुमान पांडे को यहां पर ढेर किया गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। रवि, मुख्तार अंसार के करीबी को यहां पर यूपी की एसटीएफ पुलिस ने ढेर कर दिया है। क्या कुछ कार्रवाई की गई है और उसके पास से क्या कुछ बरामद कर लिया गया है? देखिए, बनारस एसटीएफ और यूपी एसटीएफ को कहीं ना कहीं इनकी जानकारी मिली थी कि लखनऊ पहुंचे हैं और सरोजनी नगर इलाके में एक गाड़ी में करीब 5 लोग सवार थे, जिनका पीछा किया जा रहा था एसटीएफ की टीम के द्वारा। और जहां पर अनियंत्रित होकर जो कार है वो एक पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने जब उनको रोकने इशारा किया तो उन बदमाशों ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है, जिसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हनुमान पांडे और राकेश पांडे हैं, जो कि करीब 1 लाख रुपए का इनामी
बताया जा रहा है। मुन्ना बजरंगी का करीबी रहा है, उसके अलावा मुख्तार अंसारी का भी अभी करीबी बताया जा रहा है। अगर बात करें तो बीजेपी की विधायक कृष्णानंद राय का जो हत्या हुई थी उसमें भी ये शामिल रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। फिलहाल तमाम सारे ऐसे मामले हैं, आपराधिक मामले जिस पे दर्ज रहे हैं, जिसको लेकर इसकी तलाश की जा रही थी। कई सारे मामलों में वांछित था, लेकिन जरूर है कि एक यूपी एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें ये एक बड़ा अपराधी था वो मारा गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें जो हैं आप देख किस तरीके से इसी कार में अनुमान पांडे जो है वो सवार था, लेकिन यूपी की एसटीएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर और एक बड़ी सफलता जो है वो हासिल की। और ऐसे में एक तरफ कोरोना त्रासदी में पूरा देश परेशान है और देश में सरकार से लेकर बड़ी बड़ी संस्थाएं कोरोना खत्म करने की दवा बनाने में जुटी हुई हैं। सरकारी मास्क और प्रोटेक्शन के साथ साथ सड़क पर थूकने तक के लिए मना कर रही हैं, लेकिन हरदोई से जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। अपनी लार से पन्नों को प्यार से सहलाने वाले इन खाकी वाले लाल ने कोरोना काल में कमाल कर दिया है। मतलब कि एक तरफ योगी सरकार कोरोना के खिलाफ जंग छेड़े हुए है, लगातार 2 गज की दूरी से लेकर मास्क पहनने तक की अपील की जा रही है, और यहाँ सरकारी कागजों पर सिपहिया बाबू लार से प्यार दिखा रहे हैं, वो भी तब जबकि इसी इलाके के सीओ साहब नागेश मिश्रा की कोरोना से मौत हो चुकी है। दरअसल राजधानी से मात्र 126 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरदोई के हरियावा थाने से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल काम की तल्लीनता में कोरोना को दावत दे रहे ये है हेड कांस्टेबल मोहम्मद असलम। महाशय के पास अधिकारी से कागज साइन कराने की जिम्मेदारी है। वैश्विक बीमारी से लड़ने के लिए साहब ने मास्क तो लगाया है, लेकिन मास्क की आड़ में इतने घिनौने खेल को देखिए। सीओ साहब के पास दर्जनों की तादाद में कागज लेकर पहुंचे हुए हैं, साइन करने के लिए थूक लगाकर पन्ना पलट रहे हैं। खाकी वाले बाबू भूल गए हैं कि कोरोना काल है, ऐसे में उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार नहीं बल्कि 5 बार ऐसा किया। ये हालात तब है जब इस थाने के सीओ नागेश मिश्रा की कोरोना से मौत हो चुकी है। थूक लगाकर साइन कराने वाले साहब खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और क्वारंटाइन के बाद फिर से दफ्तर का काम उसी अंदाज में कर रहे हैं। हरदोई में पुलिस कर्मियों पर कोरोना का कहर इस कदर है कि अब तक 80 पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। हरदोई के पुलिस ऑफिस में खड़े हैं, जहां कप्तान से लेके सभी एडिशनल एसपी और सीओ साहिबान और उनकी पेशी सब काम करती है। हम यहां आज इसलिए आए हैं कि आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण महावैश्विक बीमारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, हरदोई में पुलिस विभाग में अगर देखा जाए तो लगभग 80 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें नागेश मिश्रा जो सीओ थे हरियाणा, उनकी मौत भी हो चुकी है। लेकिन सबक लेने का नाम नहीं है। यहाँ के एक पेशी दीवान जो कि कल हरपालपुर ऑफिस में गए और हरपालपुर डीएसपी के पास जो कागज उन्होंने दिए उसमें थूक लगा के वो कागज दे रहे थे। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से लापरवाही अपने चरम पर है। और ये आपको ये भी बता दें कि ये जो पेशकार हैं, ये जिन्होंने कागज दे के थूक लगा रहे हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं। यहाँ पर हरियाणा की पेशी में हैं और हरपालपुर पेशी में आए थे दस्तखत कराने। हालांकि हरपालपुर सीओ उस मामले को देख नहीं पाए, लेकिन चूंकि हम मौके पर थे, हमने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो जागृति के लिए है कि किस तरीके से ये लोग मानते नहीं। इनका नाम असलम है, मोहम्मद असलम नाम के ये पेशकार हैं, जो दीवान हैं, जो कि कल गए थे और इन्होंने ये हरकत की है। लगभग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार थूक लगा के उनसे उन्होंने कागज साइन कराया। ये कितनी असंवेदनशीलता है पुलिस विभाग की नहीं कही जाएगी, लेकिन एक आदमी की गलती से अगर इतना बड़ा संक्रमण फैलता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखने वाली बात होगी कि यहाँ कप्तान इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कैमरे के सामने बोल नहीं रहा है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि इस वीडियो को देखने के बाद इलाज किया है। जब एक पढ़ा लिखा इंसान मुंह से थूक निकालकर अपने अधिकारियों से कागजों पर साइन करवा रहा हो, अगर जिम्मेदार लोग ही ऐसा करेंगे तो इस वैश्विक बीमारी से छुटकारा कब तक मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।